स्वागत दोस्तों आपका शार्प IQ एजुकेशन में MD2 हम लोग पढ़ रहे थे। आज इसमें हम लोग को चैप्टर 5 शुरू करना है। प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। आइए, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब न किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल शार्प IQ एजुकेशन, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब आप हमारे साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। आइए समझते हैं इसको। प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए कौन सी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और नैतिक समस्याओं को ध्यान रखना आवश्यक है? What is the socio-economic, political and ethical problems need to be take care of for the conservation and the management of natural resources? तो हमको समझना है कि कौन कौन सी ऐसी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और नैतिक समस्या इम्पोर्टेंट हैं किसके लिए? प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए। तो समस्त प्राकृतिक प्रदत्त जैव और अजैव तत्व जिनके मानव अपनी बुद्धि, श्रम, तकनीक, कौशल, प्रयोग एवं अनुभव द्वारा अपनी आवश्यकता के अनुरूप संशोधन, परिवर्तन तथा परिष्कृत करते तथा अधिक उपयोगी बनाकर उनके गुण अधिमूल्यन में वृद्धि करता है, उन्हें प्राकृतिक संसाधन के नाम से जाना जाता है। तो प्राकृतिक संसाधन वे होते हैं जिससे जो मानव होता है उनकी जो भी अजैविक और जैविक तत्व हैं उनको अपनी बुद्धि, श्रम और तकनीकी के माध्यम से उनमें थोड़ा परिवर्तन करके जिनका वह आसानी से उपभोग कर सके, ऐसी संसाधन को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे कि फूड हुआ, तो फूड हम कच्चा ही नहीं खा लेते हैं, छीलते हैं, इसको साफ करते हैं, इसको पकाते हैं, तब हम उसका उपभोग करते हैं। तो ऐसे ही प्राकृतिक संसाधन होते हैं। अगला है प्रकृति हमारी जीवनदायिनी है, इसका विचारपूर्ण उपभोग करके इसे सुरक्षित रखना हमारा दायित्व है। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इनका प्रिजर्व कर सकें। अनेक पाश्चात्य अर्थशास्त्रियों का मानना है कि जैवमंडल के प्रदूषण और उनकी अवनति के जंतर पर दृढ़तापूर्वक नियंत्रण, औद्योगिक क्षमताओं के अवनमन तथा आधुनिक परिवहन के साधनों का विलोपन आदि उपायों द्वारा रोका जा सकता है, लेकिन यह असंभव है कि मानव समाज के इतिहास और विकास के पथ को रोका जाए। तो अर्थशास्त्रियों का यानी इकोनॉमिस्ट लोग का ये मानना है डिग्रेडेशन ऑफ बायोस्फीयर है, यानी कि जो जैवमंडल में जो प्रदूषण हो रहा है इसको हम रोका जा सकते हैं कुछ तकनीकी अपनाकर। कैसे? सप्रेशन ऑफ इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटीज़, यानी थोड़ा लगाम लगाकर इंडस्ट्रियों पर। एलिमिनेशन ऑफ मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जो मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है उसको अपनाकर, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अपनाकर, और जो पुराने जो भी वाहन है, जो पहले की वाहन जो ज़्यादा प्रदूषण फैलाते हैं उनको हटाकर। लेकिन हम डेवलपमेंट को रोक नहीं सकते हैं, यानी कि जो मानव विकास है उसको, विकास के पथ को हम उसको रोक नहीं सकते हैं, क्या करना संभव। तो इसी वजह से हमको डेवलपमेंट को बिना रोकते हुए प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण को साथ में रखना होगा, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनको भी साथ ही साथ लेके चलना होगा और साथ ही साथ डेवलपमेंट को भी लेके चलना होगा। आइए आगे समझते हैं। भविष्य में भी उद्योग का विकास जारी रहेगा, खनिजों का दोहन बढ़ेगा, ऊर्जा के उपयोग में वृद्धि होती रहेगी। तकनीकी प्रकृति को रोकना इसका उपाय नहीं है, बल्कि प्रकृति को संरक्षित करके उसका उपयोग किया जाना चाहिए। तो भविष्य में भी और ज़्यादा फैक्ट्रीज लगेंगे, और ज़्यादा प्राकृतिक संसाधनों का दोहन होगा, तो इनको रोकने के बजाय इनको साथ साथ विकास भी करने देना चाहिए और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण भी साथ ही साथ करना चाहिए। इस पे हमको बल देना है। फिर भी प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए बहुत सी सामाजिक, आर्थिक और नैतिक समस्याएं हमारे समकक्ष आती हैं। अब क्या क्या है? विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की गरीब जनता किसी न किसी रूप में प्रकृति पर निर्भर है। अपनी जीविका चलाने के लिए ना चाहते हुए भी किसी न किसी प्रकार से प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनकी जो भी जनता है, जो गरीब जनता है, वो अभी भी प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है और अपनी जीविका चलाने के लिए उसको प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर होना पड़ता है और उसको कहीं न कहीं नुकसान पहुंचाना पड़ता है। जैसे बहुत ही बेसिक पे चले जाएँ तो आप देखेंगे जो एकदम गरीब लोग होते हैं, जो सिलेंडर विलेंडर अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, वो जाते हैं जंगलों से लकड़ियाँ बटोर कर लेकर आते हैं, उनमें आग लगाकर उस पे खाना पकाते हैं और अपना खाना खाते अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन वह जो लकड़ी जला रहे होते हैं उससे कई हार्मफुल गैस निकल रही होती है। तो यही कारण है कि जो अभी भी जो गरीब तबके के लोग हैं वो अभी भी किसी न किसी रूप में प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। तो प्रकृति के संरक्षण में अभी भी यह एक चैलेंज के रूप में देखा जाता है। आइए अब आगे और समझते हैं कि और क्या क्या समस्याएं हैं।
पहला है बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन, आवास आदि देने के लिए भूमि का अति उपयोग, आवास के लिए जंगलों का काटना प्रकृति के लिए नुकसान बनता है। तो जनसंख्या चूंकि निरंतर बढ़ती जा रही है और इसके लिए भोजन और आवास के लिए भूमि का अति उपयोग करना और उनके लिए जंगल को काटना, ये क्या होता है, प्रकृति को एक नुकसानदायक पहुंचाता है। तो ये एक अच्छी खासी समस्या है प्राकृतिक संरक्षण के राह में। अगली है पाश्चात्य प्रौद्योगिकी को अपनाकर विकास की ओर बढ़ना आज की जरूरत है, किंतु यह पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। जो पाश्चात्य प्रौद्योगिकी है उनको अपनाकर आज के राह पर बढ़ें और अपने देश का विकास कर सकें, ये तो सही है, लेकिन उसके कई सारी खामियां हैं क्योंकि वो इको फ्रेंडली नहीं है, जो भी वेस्टर्न टेक्नोलॉजी है। तो ये भी एक तरह की समस्या है। अगला है विकास की योजना के अनुरूप सड़कें, पुल आदि बनाने के लिए वृक्षों की कटाई की जाती है, जिससे प्रकृति को नुकसान पहुंचता है। तो आप जानते हैं कि दो क्षेत्रों के बीच में जो नदियाँ वदियाँ बहती हैं उनमें बीच में जो पुल बनाए जाते हैं वो पुल जो है लकड़ी के बनाए जाते हैं, तो इसके लिए भी वृक्ष की कटाई होती है। तो ये भी एक हार्मफुल। तो यही कुछ समस्याएं हैं जो प्रकृति के संरक्षण में की राह में बाधा खड़ी करती हैं और इनसे हमें ऊपर उठने की ज़रूरत है। प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन कौन नियंत्रित करता है, उनकी सफलता की कसौटी क्या है, यानी कि जो नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट है इसको कौन कंट्रोल करता है, क्या क्राइटेरिया है, क्या कसौटी है कि हम कहते हैं कि सतत विकास हो रहा है या नेचुरल रिसोर्सेज का सही मैनेजमेंट हो रहा है कि नहीं। तो आइए समझते हैं इसको, और इसको कौन कंट्रोल करता है, आइए इसको समझते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन किसी देश की प्राकृतिक निधि होती है जिनका उपयोग करके देश अपने आर्थिक विकास करता है। यानी कि जो भी देश होता है वो उसी की बेसिस पे उसके जो प्राकृतिक संसाधन हैं उसी के बेसिस पे वो अपने देश का ग्रोथ करता है। प्राकृतिक संसाधनों से पूर्ण देश को संपन्न देश माना जाता है, जैसे कि आप दुबई को देख सकते हैं। अगला है किसी देश की सामाजिक आर्थिक शक्ति का मापक उस देश की प्राकृतिक संपदा को माना जाता है। तो जो भी सामाजिक और आर्थिक शक्ति का जो मापक है, यानी कि जो मेजरमेंट है कि वो कितना वो सोशियो और इकोनॉमिक रूप से पावरफुल है, वो उसके प्राकृतिक संपदा के बेसिस पे माना जाता है। मानव शक्ति तथा प्रौद्योगिकी ज्ञान देश की संसाधन क्षमता को बढ़ा देता है। इस मूल्यवान निधि को सुरक्षित रखना प्रत्येक देश के लिए अति आवश्यक है। प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से सरकार इनके हित में कानून बनाती है जिन्हें राज्य स्तर पर लागू किया जाता है। इसके अतिरिक्त स्थानीय समुदाय व स्थानीय जनता को उसके करीब होते हुए वे इसका उपयोग करते हैं तथा इसका संरक्षण करते हैं। तो किसी भी देश के लिए उसके प्राकृतिक संसाधन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और इसके हित के लिए जो सरकार होती है वह नीति बनाती है और कानून बनाती है कि इसको नुकसान न पहुंचाया जाए। और इसके अतिरिक्त जो वहाँ के स्थानीय समुदाय हैं और स्थानीय जनता है वो चूँकि इससे करीब होती हैं और उसका उपयोग करती हैं और संरक्षण भी कहीं ना कहीं करती हैं। 1992 में पारित भारत संविधान 73वें और 74वें संशोधन ने पंचायत और नगरपालिकाओं को पर्यावरण प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका सौंपी है। पंचायतों की जिम्मेदारी है कि वे भूमि सुधार, मृदा संरक्षण, जल प्रबंधन, सामाजिक और कृषि इत्यादि का देखभाल करें। तो 1992 में 73वें और 74वें संशोधन में नगरपालिकाओं को और पंचायतों को यह कार्य सौंपा गया है कि वह पर्यावरण प्रबंधन का महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। इसमें भूमि सुधार, मृदा संरक्षण, जल प्रबंधन, सामाजिक और कृषि इत्यादि ये सभी शामिल हैं। सरकारी संस्थाओं एवं एजेंसियों के अतिरिक्त भारत में अनेक गैर सरकारी संगठन का विकास भी हुआ है जो प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में कार्य करती हैं। यानी कि बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी हैं जो प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में कार्य करती हैं। इनके सबके ऊपर जो भारत में पूर्ण रूप से प्राकृतिक संसाधनों के प्रावधान को नियंत्रित करता है या हमारे पर्यावरण के संरक्षण करता है वह है सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, वो कंप्लीटली कंट्रोल करता है प्रोविजन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज इन इंडिया एंड प्रोटेक्ट्स आवर एनवायरनमेंट। सफलता की कसौटी सतत विकास के परिमाप है। सतत विकास कार्य को मापते हैं, इसके संकेतक कहा जाता है। इसकी सफलता की कसौटी सतत विकास के परिमाप है। जो सतत विकास कार्य को मापती है इन्हें संकेतक कहा जाता है। यानी कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को मेजर करते हैं। इसके संकेतक निम्नलिखित बातों से पता चलता है, यानी कि इसके इंडिकेटर निम्नलिखित हैं, आइए समझते हैं। पर्यावरण का समाज पर
पर्यावरण पर समाज का दबाव अर्थात समाज द्वारा पर्यावरण को पहुंचाई गई क्षति या उनके द्वारा फैलाया गया प्रदूषण कितना है। यह इंडिकेट करता है कि कितना सतत विकास हो रहा है या सतत विकास के लिए कितना कार्य किया जा रहा है। यानी कि जो समाज का दबाव है किसके ऊपर, पर्यावरण के ऊपर, वह कितना है। यानी समाज द्वारा पर्यावरण को पहुंचाई गई क्षति या उनके द्वारा फैलाया गया प्रदूषण कितना है, यह बताता है कि प्राकृतिक संसाधन या सस्टेनेबल डेवलपमेंट कितना हो रहा है। जैसे अगर ज़्यादा क्षति पहुंचाई गई है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कम हो रहा है, या कम पहुंचाई गई है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ज़्यादा हो रहा है। अगला है अनुमानित विकास के लक्ष्य की तुलना में पर्यावरण की परिणाम स्वरूप स्थिति। यानी कि जो अनुमानित विकास का लक्ष्य रखा गया है उसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण की क्या स्थिति है, इसका भी कंपैरिजन इम्पॉर्टेंट है। अगला है इन समस्याओं के निवारण के लिए मानव प्रतिक्रिया, खासकर राजनीतिक एवं सामाजिक स्तर पर उठाए गए कदम व नीतियाँ। यानी कि ये एक तरह की इंडिकेटर है सतत विकास को मेज़र करने की। तो ये सभी इंडिकेटर्स होते हैं कि हम जान पाते हैं इन सभी वैल्यूएट करके कि कितना सतत विकास हो रहा है और देश से कितने ग्रोथ हो रही है। तो आपने समझा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन इसको मेज़र करता है, ये सर्वोच्च न्यायालय इसमें नज़र रखता है, इसका संरक्षण करता है। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण में आप किस तरह प्रोत्साहन कर सकते हैं या आप किस तरह समर्थन कर सकते हैं, इसको व्यक्त कीजिए। हाउ कैन यू इनकरेज एंड सपोर्ट द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो आइए इसको भी समझते हैं कि प्राकृतिक संसाधन के अति दोहन के कारण आज हमारी प्रकृति विनाश की ओर बढ़ रही है। इसको सुरक्षित रखने के लिए हम सबको मिलकर प्रयत्न करना जरूरी है। यह समस्या विश्व स्तर पर काफ़ी बड़ा रूप लेती जा रही है। इसका समाधान हम क्षेत्रीय एवं स्थानीय स्तर पर कर सकते हैं। तो व्यापक स्तर पर आप देख सकते हैं कि विश्व भर में कितनी बड़ी समस्या रूप लेती जा रही है। आज इतना ज़्यादा हीट बढ़ता जा रहा है जिसके कारण ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, काफ़ी सुनामी आ रही हैं काफ़ी ज़्यादा जगहों पर, और साथ ही साथ यही कारण है कि जो बेरोजगारी है, जो गरीबी है, वह भी अत्यधिक बढ़ती जा रही है। तो इसी कारण इसके आप व्यापक स्तर पे आप देख सकते हैं, कई सारे आप एग्जाम्पल को भी दे सकते हैं इसके अंतर्गत। राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है कि वह अपने प्राकृतिक धरोहर के प्रति सचेत रहे। औद्योगिक इकाइयाँ जो अति प्रदूषण के लिए जिम्मेदारी हैं उन्हें आवासीय स्थल से बाहर स्थापित करना चाहिए तथा वे ऐसी प्रौद्योगिकी का प्रयोग करें जिससे प्रदूषण ना फैले। तो हर एक व्यक्ति को अपने राष्ट्र के प्राकृतिक धरोहर के प्रति सचेत रहना चाहिए और उसका संरक्षण में मदद करनी चाहिए। और ऐसी औद्योगिक इकाइयाँ जो बहुत सारा पोल्यूशन फैलाती हों उनके जो आवासीय स्थल है उससे बाहर बनाना चाहिए, या फिर उनमें कुछ ऐसा प्रयोग करना चाहिए, ऐसी तकनीकी का प्रयोग करना चाहिए जिससे प्रदूषण ना फैले। साथ ही उद्योग से उत्पन्न कचरे का निपटारा भी साथ ही साथ करना चाहिए। यानी कि जो उस उद्योग से जो कचरा निकल रहा है उसका निपटारा सही ढंग से करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उसको नदी वदी में फेंक दो, उसको आप प्रॉपर सही जगह कहीं दूर शहर से डंप करना चाहिए। अगला, वनों को ना काटकर हम अपनी प्रकृति को बनाए रख सकते हैं। यानी कि जो वन है हमारे लिए इतने इम्पोर्टेंट हैं, इनको ना काट कर हम अपनी जो इसी प्रकृति है उसको हम अच्छा बनाए रख सकते हैं। ऊर्जा के वैकल्पिक प्रयोग ऊर्जा संरक्षण के लिए हितकारी है। यानी कि जो वैकल्पिक ऊर्जा का प्रयोग है, जैसे कि जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनका हम उपयोग करके ऊर्जा को कंजर्व कर सकते हैं, साथ ही साथ ऊर्जा को भी बनाए रख सकते हैं। बायोगैस, सौर ऊर्जा आदि का प्रयोग करके हम ऊर्जा को बचा सकते हैं। इसी प्रकार जल प्रदूषित होने से बचाएं, इसी प्रकार कृषि नदी को प्रदूषण होने से बचाएं, इसी प्रकार कृषि में सतत प्रकाश का उपयोग करके भूमि का उर्वरक के संरक्षण को बचाया जा सकता है। यानी कि जल को प्रदूषण होने से बचाना जाना चाहिए और इसी प्रकार जो कृषि नदियों को प्रदूषित होने से बचाया जाना चाहिए और सतत कृषि का प्रयोग करना चाहिए। और इस तरह सतत कृषि का प्रयोग करके भूमि की उर्वरकता को संरक्षण करना चाहिए। यानी कि जो आजकल हैवी केमिकल फर्टिलाइजर्स आ रहे हैं उनका उपयोग कम करके उचित मात्रा में, सही मात्रा में भूमि में फर्टिलाइजर डाल के उसका पीएच मापन करके भूमि की उर्वरकता को बनाए रखना चाहिए। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल आप डाल सकते हैं कि आप कैसे इनकरेज या सपोर्ट कर सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज में। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मौजूदा कृषि जीवन
तथा एक शताब्दी पूर्व कृषि जीवन में अंतर के संदर्भ में अपने विचार तथा परिवर्तन के कारण बताइए। यानी कि गिव योर व्यूज एंड रीजन फॉर द चेंज इन रिलेशन टू द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एग्रीकल्चर लाइफ एंड द एग्रीकल्चर लाइफ ऑफ अ सेंचुरी अगो। यानी कि एक शताब्दी पूर्व, एक शताब्दी में आप जानते हैं 100 साल होते हैं, एक शताब्दी पूर्व की कैसी कृषि जीवन थी और आज की कृषि जीवन कैसी है, इनके अंतरों को स्पष्ट कीजिए और क्या इनके परिवर्तन के कारण रहे हैं, इनको आप अपने विचार व्यक्त कीजिए इन पर। तो आइए समझते हैं इसमें कि पारंपरिक कृषि में किसान सभी कार्य अपने हाथ से करता था। यानी पहले जो किसान कार्य करता था वो सारे काम अपने हाथ से करता था या बैलों का सहारा लेकर खेती या जुताई आदि कार्य करता था। किंतु आज की कृषि का तरीका पूरी तरह से बदल चुका है। आज नई प्रौद्योगिकी, मशीनीकरण, ज़्यादा रसायनों के प्रयोग तथा सरकारी नीतियों के कारण कृषि में अवांछनीय परिवर्तन देखा जा सकता है। पहले किसान क्या करता था, बैलों का उपयोग करके और स्वयं कृषि करता था, लेकिन आज के समय कई सारी टेक्नोलॉजी आ चुकी हैं। आज बड़ी बड़ी मशीन भी आ चुकी हैं जो किसान का कार्य चुटकियों में कर देती हैं। आप हार्वेस्टर जानते होंगे और यहाँ तो पाई जाती हैं, और यहीं अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में चली जाइए तो वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी मशीनें आ चुकी हैं जो पल भर में जुताई, बुआई सारा काम कर देती हैं और कटाई का भी काम कर देती हैं। तो और जो सरकार सब्सिडीज़ देती हैं और जो सरकारी नीतियाँ होती हैं, ये भी इन सब के कारण कृषि में एक अवांछनीय परिवर्तन देखने को मिला है, एक अनडिज़ायरेबल चेंज देखने को मिला है। इसका परिणाम हरित क्रांति के रूप में हमारे सामने आ चुका है। तो इसका जो परिणाम है वो आप हरित क्रांति के रूप में हमारे सामने आ चुका है। हरित क्रांति आप जानते थे कि कितना बड़ा मेजर रेवोल्यूशन था एग्रीकल्चर सेक्टर में। भूमि की उत्पादकता वृद्धि ने दक्षिणी एशिया देशों को आत्मनिर्भर बना दिया। यानी कि जब हरित क्रांति आई, पूरे विश्व भर में हरित क्रांति का बहुत सारा इफेक्ट देखने को मिला। वहाँ पे जो जो खाने की जो कमी थी उसकी भरपूर्ति हुई और उससे कई सारे परिणाम हमारे सामने आए। भूमि की जो उत्पादकता थी उसमें वृद्धि हुई और दक्षिणी एशिया के देश जो थे वो आत्मनिर्भर बन गए। जो दूसरे देशों पर जब डिपेंड रहते थे वो देश आत्मनिर्भर बन गए। हरित क्रांति की नवीन तकनीकी ने उन सभी फसलों तथा कृषि व्यवस्थाओं को बदल कर रख दिया जो क्षेत्रीय भूमि और जलवायु व्यवस्था को ध्यान में रखकर कई सौ वर्षों से विकसित की गई थी। यानी हरित क्रांति की जो नई तकनीक थी उसने इस फसलों और कृषि व्यवस्थाओं को कुछ इस प्रकार बदल के रख दिया जो क्षेत्रीय भूमि और जो जलवायु व्यवस्था को ध्यान में रखकर कई सौ वर्षों से विकसित की गई थी। उसने आप जानते हैं कि जहाँ पहले के जो बीज होते थे वो उतने प्रॉपर उत्पाद नहीं कर पाते थे, वहीं हरित क्रांति द्वारा जो बीज उत्पादन किया गया उससे जो प्रोडक्शन लेवल है उसमें कई ज़्यादा वृद्धि हुई, जिससे जो खाने की जो मांग थी और जो खाने की आपूर्ति थी उसमें पूरी आपूर्ति हुई और देश कई सारे जो दक्षिणी देश थे दूसरे पर निर्भर रहते थे उनकी निर्भरता समाप्त हो गई। अगला बढ़ते हैं, आइए आगे देखते हैं। इस परिवर्तन के सकारात्मक परिवर्तन के साथ साथ इसके नकारात्मक प्रभाव को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। इनमें से मुख्य है मिट्टी की ऊपरी सतह का अपर्दन। यानी कि जो मिट्टी की जो ऊपरी सतह होती है उसका अपर्दन हो जाता है फर्टिलाइज़र और मैन्योर और फर्टिलाइज़र के कारण। तो ये कहीं ना कहीं एक डिसएडवांटेज है जो नई टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है और आज की कृषि का। भूमिगत जल का प्रदूषण होना, पारिवारिक फर्मों में कटौती, यानी कि जो रिडक्शन इन फैमिली फर्म, यानी कि जो फैमिली फर्म होती हैं उनका रिडक्शन होता जा रहा है। खेती और मजदूरों की स्थिति की उपेक्षा, यानी कि नेग्लेक्शन ऑफ द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर लेबर्स। अब जहाँ इतनी सारी टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है, जहाँ जमींदार को 5 मजदूरों की ज़रूरत पड़ती थी वहाँ आज के समय अब 2 ही मजदूरों की ज़रूरत पड़ रही है। तो इससे कई सारे जो लेबर्स हैं उनकी जो एम्प्लॉयमेंट में कमी आ रही है। खेतिहर मजदूर हैं उनकी स्थिति की उपेक्षा हो रही है। उपज की कीमत में लगातार वृद्धि तथा ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक और सामाजिक स्थिति का बिखर जाना, और उपज की जो कीमत है उसमें लगातार वृद्धि हो रही है। चूँकि किसान क्या कर रहा है, इतना सारा पूंजी लगा के उपज कर रहा है तो ऑटोमेटिक क्या करता है, वो चाहता है कि हमारी उत्पादन से वो सभी पूंजी हमको वापस मिल सके। तो इसलिए जो उत्पाद करता है उसकी वैल्यू में वृद्धि कर देता है। तो इससे होता क्या है कि उपज की कीमत में भी वृद्धि होती है और ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक और सामाजिक स्थिति का बिखर जाना होता है। क्योंकि कई सारे ऐसे ग्रामीण क्षेत्र होते हैं जहाँ पर जो इतना सारा कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाते हैं, तो ज़्यादा पूंजी नहीं लगा पाते हैं, और वहीं
अगर दूसरी जगह से इससे ज़्यादा प्रोडक्शन आ रही होती है तो इनको पैसा नहीं मिल पाता है। इससे क्या होता है, इनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति बिखर जाती है। इन समस्याओं को देखते हुए आज सतत कृषि को अपनाना समाज के लिए बेहतर उपाय होगा। तो कहीं न कहीं इतने सारे डिसएडवांटेज हैं, इतनी सारी समस्या को देखता जा रहा है, लेकिन वहीं अगर हम इसकी दूसरी बात करें, इसकी पॉजिटिव की बात करें, तो जहाँ लोगों से पहले भुखमरी के कारण कई लोगों की मृत्यु हो जाती थी, उसमें अब कभी देखने को मिली है। अब बहुत ही कम फूड शॉर्टेज हो देखने को मिलता है, लेकिन अभी हाल ही के समय अब चूँकि रशिया और यूक्रेन वॉर की वजह से स्थिति थोड़ी बदलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन हरित क्रांति के बाद जहाँ तक कि कई सारे देशों में जो खाने की दिक्कतें थीं, उनमें कमी आई है। तो जहाँ तक कि जो ये नई तकनीकी है, ये इसको अपनाना कहीं न कहीं बेहतर ही साबित हुआ है। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर में हम इसके पार्ट सेकंड को डिस्कस करेंगे। अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। अपने क्वेश्चन भी आप वहाँ ज़रूर रखें। लाइक करें, शेयर करें। शुभ दिन, धन्यवाद।